Hello everyone, welcome to Science and Maths Club. How are you? I hope you all are doing well. लास्ट वीडियो में हमने how can we add fertilizers and manure to the soil and what is the effect on the soil ये सब हमने कवर किया था. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. Fertilizers are chemicals which are rich in a particular nutrient. How are they different from manure? Fertilizers are produced in factories. Some example of fertilizers are urea ammonium sulfate, superphosphate, potash, NPK, nitrogen, phosphorus, potassium. Fertilizers कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर पोषक तत्व की प्रतिपूर्ति करते हैं या किसी एक पोषक तत्व में उनमें ज़्यादा पाया जाता है. ये कार्बनिक खाद से या घर पर बने हुए गोबर की खाद से कैसे अलग होते हैं? कार्बनिक खाद काऊ डंग या बफेलो डंग गोबर से बनाया जाता है, जबकि फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं. फर्टिलाइजर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफॉस्फेट, पोटाश और एनपीके. एनपीके मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. पोटेशियम इज डिनोटेड बाय के. द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प्ड farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. But excessive use of fertilizers has made the soil less fertile. Fertilizers have also become a source of water pollution. Therefore, in order to maintain the fertility of soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated or fallow in between two crops. Fertilizers का प्रयोग करने से किसानों को बहुत अच्छी मात्रा में बहुत अच्छी गुणवत्ता की फसल प्राप्त होती है. जैसे कि किसान गेहूं, धान और मक्का की फसल बोते समय फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं. लेकिन फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में कमी आती है. इसी के साथ साथ फर्टिलाइजर्स या उर्वरक जल प्रदूषण का भी बहुत बड़ा कारण माने जाते हैं. इसीलिए मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स की जगह किसी और कार्बनिक खाद का प्रयोग या फिर मैन्योर या गोबर से बने खाद का प्रयोग करना चाहिए. इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ समय के लिए खेत को बिना किसी फसल के बोए हुए छोड़ सकते हैं. जैसे आपने एक फसल बोई, उसके बाद कुछ समय के लिए उस खेत को ऐसे ही खाली छोड़ दिया जाए, तो इससे भी मिट्टी की या सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है. The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrients. Manure या खाद का प्रयोग मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को तो बढ़ाता ही है, उसी के साथ मिट्टी की संरचना या उसके ढांचे को भी परिवर्तित करता है या उसमें सुधार लाता है. इसी के साथ साथ उर्वरक या खाद का प्रयोग करने से मिट्टी में वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी मीन्स पानी को बनाए रखने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे कि मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व बने रहते हैं. अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन. नाउ हियर वी विल रीड अबाउट क्रॉप रोटेशन. फसल चक्र किसे कहते हैं? दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली. अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर in one season and wheat in the next season. This helped in the replenishment of the soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice now. Manure और fertilizers के उपयोग के अलावा या फिर खेत को खाली छोड़ने के अलावा कुछ दूसरे मेथड्स भी हैं जिनकी वजह से या जिनके सहायता से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बरकरार रखा जा सकता है. जैसे क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र. फसल चक्र का मतलब है एक फसल को खेत में बोने के बाद जब दूसरी बार फसल को बोया जाए तो वो कोई दूसरी फसल को बोया जाए. मतलब एक ही फसल को बार बार खेत में लगातार बोते रहने से खेत की उपजाऊ क्षमता या मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में कमी आती है. पहले के समय में उत्तरी भारत में किसान एक सीजन में फलीदार पौधों को उगाते थे जिनका उपयोग वो पशुओं के चारों के रूप में करते थे, जबकि दूसरे सीजन में वो गेहूं उगाते थे. इससे मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन बनी रहती थी.
आज के समय में भी किसानों को यही प्रथा अपनाने की ज़रूरत है। In the previous classes, you have learnt about Rhizobium bacteria. These are present in the nodules of the roots of leguminous plants. They fix atmospheric nitrogen. पिछले क्लासेस में 6th में 7th में आपने पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया, which is very helpful to replenish the nitrogen or nutrients in the soil, and also it is good for the growth and development of plants. राइजोबियम बैक्टीरिया फलीदार पौधों या फिर लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में उपस्थित नोड्यूल्स में पाया जाता है। नोड्यूल्स मतलब गुच्छे। राइजोबियम बैक्टीरिया वातावरण में या एटमॉस्फेयर में उपस्थित नाइट्रोजन जो कि 78% पाई जाती है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है। अमोनिया मीन्स NH3। तो राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है और उस अमोनिया का उपयोग पौधे अपनी ग्रोथ के लिए और अपने डेवलपमेंट के लिए करते हैं। सो नाउ वी विल रीड एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। You all know about manure. Manure is prepared by the cow dung or buffalo dung. So it is an organic substance. The organic manure is considered better than fertilizers. This is because it enhances the water holding capacity of the soil. It makes the soil porous, due to which exchange of gases become easy. It increases the number of friendly microbes. It improves the texture of soil. Here is some differences between fertilizers and manure. So first of all हम इसको explain कर देते हैं। So fertilizer और manure में क्या क्या difference है, क्या क्या अंतर है। Fertilizers is a man-made inorganic salt. Manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung or plant residue. Fertilizer is prepared in factories, while manure can be prepared in fields. Fertilizer does not provide any humus to the soil, but manure provide a lot of humus to the soil. Next, fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium, but manure is relatively less rich in plants nutrients. So fertilizer first of all ये man made होते हैं, inorganic salt होते हैं यानी अकार्बनिक salt होते हैं। इनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है और फैक्ट्रीज में इंसान ही काम करते हैं। जबकि जो मैन्योर होता है वो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, प्राकृतिक उसमें तत्व होते हैं, जैसे वो गाय भैंस या जो भी कैटल होते हैं, जो भी पशु होते हैं, उनके गोबर से, मलमूत्र से और प्लांट्स रेसिड्यू मतलब पेड़ पौधों के जो भाग नीचे ज़मीन में गिर जाते हैं या जो उनके पेड़ पौधों के जो भाग होते हैं उनसे बनाया जाता है। उनको डिकम्पोज यानी विघटित करके बनाया जाता है। ये डिकम्पोजिशन गोबर में उपस्थित कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे आपने कीड़े देखे होंगे, गोबर बहुत दिन तक एक जगह इकट्ठा पड़ा रहे तो उसमें कीड़े हो जाते हैं, तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिकम्पोज करते हैं। नेक्स्ट, फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, जबकि मैन्योर को आप घर पर ही या फिर खेत में ही किसी बड़े से गड्ढे में उसको खुला छोड़कर कुछ समय के लिए उसमें वो खाद इकट्ठा करते रहें और इस तरीके से मैन्योर बनाया जाता है। फर्टिलाइज़र सॉइल को कोई भी ह्यूमस नहीं प्रोवाइड कराता है, जबकि मैन्योर में बहुत अधिक मात्रा में ह्यूमस पाए जाते हैं। फर्टिलाइज़र जबकि कुछ प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तत्व फर्टिलाइज़र में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि मैन्योर में ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पाए जाते। सो नाउ मैन्योर के क्या क्या लाभ हैं, मैन्योर बनाने के और उसको खेतों में डालने के कौन कौन से फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात, मैन्योर ऑर्गेनिक होता है, इसमें कोई केमिकल मिला हुआ नहीं होता, इसलिए ये फर्टिलाइजर्स यानी रासायनिक खादों से बहुत अच्छे होते हैं। रासायनिक खादों में केमिकल होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन का कारण बन रहे हैं, जबकि मैन्योर में रसायन नहीं होते हैं, इसलिए वो पोल्यूशन नहीं करते हैं। मैन्योर को खेतों में डालने से ये मिट्टी की वाटर को सोखने की क्षमता को बढ़ाता है, मिट्टी को छिद्र युक्त बनाता है, मिट्टी में प्रॉपर छेद रहते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी में आसानी से गैसेस का या एयर का एक्सचेंज होता रहता है, जो कि प्लांट्स की रूट यूज़ करती रहती हैं एयर का। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, ये मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की मात्रा को बढ़ाता है जो मिट्टी के लिए अच्छे होते हैं।
और ये मिट्टी की संरचना या बनावट को भी सुधारता है। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका इरिगेशन। मैन्योर को या फर्टिलाइजर्स को मिट्टी में ऐड करने के बाद फसलों को सिंचाई की जाती है। इरिगेशन मीन्स सिंचाई। ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स। Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. Plants contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seeds does not take place under dry condition. Nutrients dissolved in water are transported to each part of the plant. Water also protects the crop from both frost and hot air currents. To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, field have to be watered regularly. आप सभी जानते हैं कि जो भी इस पृथ्वी पर अर्थ पर जितने भी सजीव जीवधारी हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों या मनुष्य हों या पशु पक्षी हों या फिर छोटे कीड़े मकोड़े हों, सभी को जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है। इसलिए पानी हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमें पानी को एक सही मात्रा में उपयोग करना चाहिए। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए और हम सभी की ग्रोथ के लिए भी वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाटर प्लांट्स की रूट यानी पेड़ पौधों की जड़ों द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसका उपयोग पौधे की ग्रोथ में किया जाता है। पानी के साथ साथ पौधे की जड़ें या पौधे मिनरल्स को, पोषक तत्वों को और खाद को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट्स अपने अंदर लगभग 90% वाटर को कंटेन करते हैं। पानी बीजों के अंकुरण में या जर्मिनेशन ऑफ सीड में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी मिट्टी सूखी है, आपके खेत की मिट्टी में नमी नहीं है, तो वहाँ प्रॉपरली सीड्स का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक सीड को सीडलिंग में कन्वर्ट होने के लिए नमी की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए सूखी मिट्टी में कभी भी जर्मिनेशन ऑफ सीड नहीं हो पाता है। खेतों में पानी देने पर जो मिट्टी में उपस्थित न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आसानी से पानी में मिल जाते हैं और प्लांट्स की रूट्स में उपस्थित जाइलम के द्वारा वो प्लांट्स के सारे पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए समय समय पर इरिगेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ पानी फसल को जाड़ों में पड़ने वाले पाले यानी कि फ्रॉस्ट से बचाता है। Here is frost. So frost means पाले से बचाता है और गर्मियों में चलने वाली लू यानी कि हॉट एयर करंट से बचाता है। पानी में मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी को बनाए रखने के लिए और क्रॉप की ग्रोथ को और डेवलपमेंट को अच्छे से बनाए रखने के लिए फील्ड्स को टाइम टू टाइम वाटर्ड करना बहुत ज़रूरी होता है, पानी देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में बहुत अधिक मात्रा में इवेपोरेशन होता है। तो जल्दी जल्दी जो है फील्ड में से पानी इवेपोरेट होता रहता है, वो सूखता रहता है। इसीलिए समय समय पर फसल को पानी देना बहुत ज़रूरी है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेराइज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन. In summer, the frequency of water is higher, whether in winter the frequency of watering is lower than summer. Why is it so? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? Here is Bujo. Yes, he is Bujo. Now, Bujo says, I am very careful this year about watering the plants. Last summer my plants dried up and died. यहाँ बुजो कहता है कि इस बार मैंने गर्मियों में अपने पेड़ों को अच्छे से पानी दिया है, क्योंकि लास्ट गर्मियों में मैंने अपने पेड़ों को अच्छे से पानी नहीं दिया था, तो वो सूख गए थे और मर गए थे। तो समय समय पर या निश्चित समय अंतराल पर अपनी फसल को पानी दिए जाने को ही सिंचाई कहते हैं। सिंचाई देने की और सिंचाई के समय और उसकी दर अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकती है। फसलों में पानी देने की दर समय अनुसार, फसल के अनुसार, मिट्टी के अनुसार और मौसम के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं। जैसे गर्मियों में हमें अपनी फसल को ज़्यादा पानी देना पड़ता है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर बहुत हाई होती है और बहुत कम समय के दौरान ही हमें पानी देना होता है, क्योंकि गर्मियों में इवेपोरेशन की रेट बहुत ज़्यादा होती है। सूरज की गर्मी से खेतों का पानी, मिट्टी में उपस्थित नमी बहुत जल्दी भाप बनकर ऊपर उड़ जाती है और फसल सूखने लग जाती है। तो इसीलिए गर्मियों में
पानी देने की दर या सिंचाई करने की दर बहुत ज़्यादा होती है, जबकि जाड़ों में सूरज की गर्मी बहुत कम होती है, तापमान बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन उतना ज़्यादा नहीं हो पाता, तो आसानी से एक बार दी हुई सिंचाई या एक बार दिया हुआ पानी काफ़ी समय तक चल जाता है। सो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट सोर्स ऑफ इरिगेशन। द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन The sources of water for irrigation are wells, tube wells, pond, lakes, rivers, dams and canals. आपके आसपास में खेत होंगे, आपने देखा होगा कि किसान समय समय पर खेतों में सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं, खाद डालते हैं, एक फसल के बाद फिर दोबारा से मिट्टी को तैयार करते हैं। तो इसी तरीके से जो सिंचाई देने के जो कुछ साधन होते हैं, जो भी आसपास में उनके साधन मौजूद होते हैं, वो उनका यूज़ करते हैं, जैसे नहर, नदी, डैम या फिर कोई ट्यूबवेल हो सकता है, या फिर पहले के समय में कुएं होते थे, लेकिन आज के समय में कुएं इतने नहीं पाए जाते। बहुत कम क्षेत्रों में कुएं हैं जहां सिंचाई होती है कुओं से। आज के समय में ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, तालाब से, नदियों से, नहरों से या डैम से, इन सभी से सिंचाई की जाती है। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। पारंपरिक तरीके सिंचाई के, यानी पुराने समय में चलने वाले सिंचाई के तरीके। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स. Cattle or human labor is used in these methods, so these methods are cheaper but less efficient. The various traditional ways are, first of all, moat यानी पुली सिस्टम, सेकेंड इज चैन पंप, इसमें चैन यूज़ की जाती है, हियर इज चैन पंप, हियर इज मोट पुली एंड दिस इज पुली, ये है मोट, ये एक वेजल है और ये है मोट पुली. नाउ नेक्स्ट इज ढेकली, हियर इज ढेकली एंड लास्ट वन इज राहत लीवर सिस्टम, हियर इज लेवर, जो ये बैल इसको घुमा रहा है लेवर को. सो पहले के समय में कुछ ऐसे ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीके होते थे जिनसे सिंचाई की जाती थी. पहले के समय में इतने ज़्यादा साधन नहीं थे, ट्यूबवेल्स नहीं थे, डैम्स नहीं थे, तो कुछ ऐसे तरीके थे जिनसे सिंचाई की जाती थी. द वाटर, जो भी पानी कुओं में होता था या नदियों में, नहरों में होता था, उसको अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता था, अलग अलग क्षेत्रों में उपस्थित खेतों में पहुंचाया जाता था. इन सभी तरीक़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा समय लगता था, और इसके बावजूद भी ये तरीके बहुत ही कम प्रभावी थे, इनसे अच्छी तरीके से सिंचाई नहीं हो पाती थी. जैसे मोट पुली सिस्टम में ये एक पुली होती थी और इसमें पुली में एक इस तरीके से रस्सी लगा दी जाती थी, जिसका रस्सी का एक सिरा इस बर्तन में बांध दिया जाता था और दूसरे सिरे से कोई भी इंसान पानी खींचता रहता था. जैसे ही ये बर्तन कुएं में जाता था, ये पानी से भर जाता था और इसको इस रस्सी द्वारा दूसरी तरफ से खींच लिया जाता था और इस तरीके से ये खेतों में पानी दिया जाता था. दूसरा है चैन पंप, इसमें भी चैन लगी होती थी और पंप होता था और इस तरीके से ज़मीन में से ये पानी निकाल के खेतों में दिया जाता था. नेक्स्ट इज ढेकली, इधर एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा लगाया जाता था, उसके एक सिरे पर बाल्टी होती थी बंधी हुई और दूसरे सिरे पर कुछ भारी सा पत्थर वगैरह लगा दिया जाता था, जिसमें जैसे हम खेलते हैं ना, एक झूला होता है, एक साइड में ऊंचे गए फिर एक साइड में नीचे गए, सीसा होता है, सेम वैसे ही ढेकली होती थी. सो नेक्स्ट राहत, इसमें किसी पशु को इसमें एक पशु होता था जो इस लेवर को घुमाता रहता था और ये लेवर को घुमाते हुए इस तरीके से ये इधर जो पहिया लगा हुआ है ये घूमता रहता था. इस पहिए पर बहुत सारी बाल्टियाँ बांध दी जाती थी और जैसे जैसे ये पहिया घूमता था इसमें ये बंधी हुई बाल्टियों में पानी आता रहता था. तो इस तरीके से ये सब तरीके होते थे पुराने समय के, जो बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं होते थे. सो नाउ पंप आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर. डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज्ड टू रन दीज पंप. आज के समय में भी आप देखते हैं पंप से बोरिंग होते हैं और पंप से पानी को ज़मीन में से निकाला जाता है और फसल को सिंचाई की जाती है. इन पंप्स में ये पंप डीजल से या बायोगैस से, बिजली से या फिर सूर्य की एनर्जी से, सोलर एनर्जी से चलाए जा सकते हैं. तो आज का वीडियो सेशन यही एंड होता है. इस चैप्टर की नेक्स्ट पार्ट की वीडियो सेशन मैं बहुत जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.